ओके, तो अपना पहला चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स। अगर ये बेसिक प्रिंसिपल आपने टाइमली नहीं पढ़े, टाइमली का मतलब ध्यान देना, कुछ कुछ बच्चे क्या सोचते हैं मालूम है, मैं बाद में पढ़ लूंगा, मेरा बाद में हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अगर नेक्स्ट आज को मिला के 4 डेज आपने इसको अच्छे से नहीं देखा तो आपको फ्यूचर में भी कुछ समझ में नहीं आएगा, गारंटी है मेरी, कुछ समझ में नहीं आएगा। बस जो बताता जाऊं वो करते जाओ, बस इतना ज्यादा भी नहीं बताऊंगा कि आप ना कर सको। राइट, सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो बहुत कम बताऊंगा, बहुत छोटा सा काम दूंगा, लेकिन क्या है, आप थोड़ा लेथार्जी दिखा दोगे वहां पे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे छोड़ो यार मैं बाद में कर लूंगा, नहीं होगा फिर। सो प्लीज पे अटेंशन नाउ। सो इन दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। सबसे पहले टेक्निक बोल रहा है, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर वो टेक्निक आपकी 11th क्लास में क्लियर नहीं हुई, 11th क्लास में क्लियर नहीं हुई तो 12th क्लास में बहुत परेशानी आएगी। परेशानी वो कैसे निपटते हैं फिर बच्चे, फिर से आते हैं 11th क्लास पढ़ने के लिए, वापस 11th क्लास की बुक दोबारा पढ़ते हैं, तब जाके क्लैरिफाई होता है। और वो 11th क्लास में ध्यान नहीं देते। जिसने ध्यान नहीं दिया समझ लो वो 12th क्लास में अपना टाइम वेस्ट करने वाला है। तो आई होप आपकी समझ में आ गई होगी बात कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ओके, अब आपको आगे लेके चलता हूँ मैं इस चैप्टर के अंदर, कैटेनेशन। आपको याद होगा कैटेनेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि कार्बन इज हैविंग कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कितनी लंबी चेन हो सकती है? कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना, कितनी भी हो सकती है। ऐसे तो सिलिकॉन भी बनाता है, थोड़ा इसका भाई है, लेकिन उतना नहीं बना पाता। ओके, अब कैटेनेशन के बाद फिर से क्या बोलता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम कार्बन टू कार्बन इट अटैच विद हाइड्रोजन एंड समटाइम विद ऑक्सीजन, ठीक है, कभी सल्फर के साथ, डिफरेंट एटम्स के साथ में ये अटैच होता है। क्या क्या है डिफरेंट एटम? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हेलोजेंस। हेलोजेंस तो आपको पता ही होगा, क्लोरो ब्रोमो बनाता है ये। ओके, ये सब अगर आप एक बार पढ़ लेना, बस एक एक बार पढ़ने की जरूरत है, इसमें कुछ खास नहीं है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है आपसे। कैटेनेशन कोई नहीं पूछ रहा है, ये 10th क्लास का था, वो तो एक प्रॉपर्टी है बस, तो आपसे कोई पूछेगा नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन देता है, इंट्रोडक्शन देता है कार्बन के बारे में, कि भाई हमें ये कार्बन कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, कार्बन कंपाउंड जो भी बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, हमारे डीएनए तक में रहते हैं, प्रोटीन के अंदर रहते हैं, फैट्स के अंदर रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी इसी से बना हुआ होता है। और हम ऑर्गेनिक केमिकल्स अपीयर इन मटेरियल लाइक क्लॉथिंग। आप जिस प्लास्टिक के चेयर पे बैठे होगे वो भी पॉलीमर का है। फ्यूल, डाइज, मेडिसिन, हर जगह कार्बन घुसा हुआ है। प्लांट्स, एनिमल्स, सब के अंदर कार्बन है। ओके, तो एक बार ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ध्यान देना। अमोनियम साइनेट क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट। इसको हीट करने पे बाद में यूरिया फॉर्म हुआ, यूरिया प्रोड्यूस हुआ। यूरिया मालूम है, हमारी बॉडी भी यूरिया सेक्रेट करती, मालूम है कि नहीं? सेक्रेट नहीं बोलना चाहिए, हाँ, एक्सक्रेशन पार्ट में आता है ये, राइट। तो कुछ खास नहीं है ये। क्या मुसीबत है यार, अलार्म क्यों नहीं बंद होता भाई? बजता ही रहेगा, छोड़ो। हाँ जी, इसके बाद हम लोग चलेंगे, अभी इसके बारे में बात करेंगे, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। कार्बन के की वैलेंसी कितनी रहती है? 4, टेट्रावैलेंस, ठीक है ना। बहुत बहुत तेजी से चलूंगा मैं थोड़ा। तो टेट्रावैलेंस बनाएगा कार्बन, कार्बन अपने चारों ओर 4 बॉन्ड बनाएगा, राइट। जैसे मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूं ऐसे नहीं होता एग्जैक्टली। हाँ,
अब टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन है, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की शेप कैसी बनेगी, कैसे होंगे ये, ठीक है ना। तो यहाँ इस पोर्शन में ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ज्यादा नॉलेज दिया भी नहीं है। हाँ, हाइब्रिडेशन के बारे में यहाँ जरूर बात करता है ये। आप लोगों ने चौथे चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में हाइब्रिडेशन पढ़ा है? अरे हाँ ना बोलो यार, बिस्तर में क्या अगर लेटे हो सो तो नहीं जाओगे कहीं, थोड़ा एक्टिव रहो। तो हाइब्रिडेशन में क्या पढ़ा था, क्या क्या चीजें होती है उसमें? एस और पी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? एस और पी, हाँ एस और पी। तो अभी जैसे मीथेन बनाता है CH4, इथेन बनाता है इथीन बनाता है C2H4। अच्छा हाँ, इन दोनों तीनों चीजों में फर्क आएगा अभी। मीथेन तो सिंपली सिंगल बॉन्ड रहेंगे, C2H4 इथीन के अंदर C डबल बॉन्ड C रहेगा, ये दो 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 H दोनों के साथ में रहेंगे। ये डबल बॉन्ड बनते आपकी समझ में आ गया कि भाई ये sp2 बनाएगा, है राइट। और फिर C2H2 को देखते हैं आप, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई ये sp हाइब्रिडेशन यहाँ बनेगा, sp हाइब्रिडेशन। CH4 के केस में क्या बना था? sp3। तो अच्छा आप एक चीज और बताओ मुझे, जब भी sp3 होगा, sp3 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन, sp हाइब्रिडेशन, ये sp हाइब्रिडेशन आपने देखा, इसमें क्या था, जैसे ये है सब सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर क्या रहेगा, एक डबल बॉन्ड रहेगा। एक मिनट, ठीक है ना। तो ये sp2 है, sp में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, सॉरी ये H। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, यहाँ पे sp3 में s की परसेंटेज कितनी है? 25%। sp2 में कितनी है? अराउंड 33%। और sp में कितनी है? 50%। अभी जो बात मैं बताने जा रहा हूं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जाता है। पता है क्या पूछा जाता है? इन तीनों में एसिडिक कौन है ज्यादा? श्रेया, श्रेया, ये पढ़ा दिया होगा तुम्हारी मैम ने ना ये? अरे बाबा ये नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ा रही है, तो कुछ कुछ ये जो बाकी चीजें लिखी हैं उनको छोड़ दिया। तो सभी लोग सुन लो, ठीक है, नॉमेनक्लेचर पे आ रहा हूं मैं। sp जितनी परसेंटेज हायर होगी s की, किसकी? s की, more the percentage of s, more the electronegative। हाइब्रिडेशन क्या होगा? उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, बोलो? हाँ, उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, अब लो यार, ये कौन है? अर्श गोयल अभी आ रहा है क्या ये? क्या भाई अर्श, अर्श क्या हो गया, लेट कैसे हो गए? हाँ? आज फिर अलार्म नहीं लगाया क्या? अरे बोलो। हाँ, इंपॉर्टेंट क्लास है, नहीं तो मैं भगा देता मैं अभी। स्टूपिड, रोज रोज वही वही गलतियां करते हो। चलो भाई ध्यान दो, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। तो आपने क्या देखा, जितना ज्यादा s परसेंटेज होगी, परसेंटेज sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडेशन, कार्बन एटम इन द रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। तो अभी ये इसी के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे, यहीं कहीं लिखा होगा, मोर एस कैरेक्टर एंड हेंस इट इज क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस। अब सीधी सी बात है, एस और पी के अंदर जब डबल ट्रिपल बॉन्ड बनता है, मान लो सी और इसके बीच में, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जब जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा न्यूक्लियस के, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लोजर होंगे, ठीक है ना। तो बॉन्ड कैसा होगा? शॉर्टर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा sp के अंदर, ठीक है ना, देन दी sp3। तो sp2 हैबिट ऑर्बिटल इंटरमीडिएट इन s कैरेक्टर बिटवीन sp एंड sp3। तो sp के अंदर जो परसेंटेज है और sp3 के अंदर जो परसेंटेज है, sp2 के अंदर बीच वाला रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा। ये 33% है,
ये 25% एस कैरेक्टर है और इसके अंदर एस कैरेक्टर कितना है 50%। ओके, भाई आप सभी लोग जाग रहे हो ना? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डाउट आ रहा है, बस ऑन कर दिया, आराम से बैठो यार, छोड़ो, सर ने बोलना है, हमें तो बस चुपचाप लेटे रहना आराम से। ध्यान दो आगे। सो कार्बन एटम हैविंग एन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल विद 50% s character is more electronegative than that of possessing sp2 and sp3। क्या बोलता है ये कि s कैरेक्टर sp के अंदर s कैरेक्टर कितना है 50% है। कितना है 50%, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे sp2 और sp3 से। इस पैराग्राफ में इतना ही है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा ज्यादा परेशान मत होना और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। एक बार तो बनता है पढ़ना, एक बार पढ़ना, और जहां जहां मैंने बताया है जो जो चीजें आप उसको थोड़ा सा याद रखना, उसके ऊपर हाइलाइटर लगा देना, और इन फ्यूचर जब भी दोबारा पढ़ोगे तो बस इतना ही पढ़ना है कि परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी एस कैरेक्टर की, एस की, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ उसने एसिडिक लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा क्या होता है, उतना ज्यादा एसिडिक होता है। पढ़ा है ना आपने? बोलो भाई, सेवेंथ चैप्टर में पढ़ा है ना मैंने। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे आता है सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बारे में बात करता है ये। अच्छा अभी एक चीज बताओ मुझे, मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? हाँ, ओके। तो आप सबसे पहले एक चीज बताओ, मैं कुछ चीजें बता दूं आपको यहाँ पे। अगर मैं ईथेन बनाता हूं, ईथेन दिख रहा है, ये ईथेन है। आपने मतलब ये समझ लो कि आपने एक बड़ा बड़ा सा मॉडल बनाया, बड़ा सा मॉडल बनाया। ये एच तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये। और आपने एक बड़ा सा मॉडल बना लिया, अर्श ने इसको पकड़ लिया, इस तरफ का कार्बन है ना, जो कार्बन, उसको पकड़ लिया, और इस साइड में किसी दूसरे को रखा, ईश्वर को रखा। ईश्वर को बोला भाई इसको मोड़, ट्विस्ट कर। ट्विस्ट समझते हो ना? मान लो ये एक लकड़ी है या रस्सी है, कोई रोप है, कोई क्या है, रोप या लकड़ी है कोई, इसको ट्विस्ट कर, तो ट्विस्ट होगा। बोलो भाई, ट्विस्ट होगा। लेकिन ट्विस्ट होगा भाई, सॉफ्ट है, मान लो ये सॉफ्ट है, आप रोटेट कर सकते हो इसको, आप इसको रोटेट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, एक होल्ड कर लो, दूसरा उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, तो क्या रोटेशन होगा? इधर देखो, इधर देखो, ये दिखाई दे रहा है ना, ऐसे रोटेट होता है अगर सिंगल बॉन्ड है तो। लेकिन अगर डबल है तो या तो दोनों जाएगा, ऐसे रोटेट नहीं हो सकता है। नहीं समझे? समझ में आया ना? मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन किस में होगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड में। अच्छा जी, ओके, एक तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात सभी लोग ध्यान से सुन लो, जो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, अगर पहला क्वेश्चन बनता है आपके चैप्टर में तो वो ये बनने वाला है, ध्यान से सुनना। ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको क्या, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा। तो सी और सी के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1। और सी और एच के बॉन्ड, एच के साथ कितने बॉन्ड हैं टोटल? 3 इधर है, 3 इधर है, 6 हैं टोटल, है ना? बात समझ में आ गई? अच्छा, पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? पाई है ही नहीं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तब हम पाई बोलेंगे। क्लियर? श्रेया, श्रेया, ये चैप्टर मैंने शुरू किया है ऑन योर डिमांड, तो थोड़ा ध्यान दो, इंटरेस्ट लो, और इंटरेस्ट लेना है आपको। और आज की जब क्लास होगी आपके स्कूल में तो आप बहुत अच्छा समझेंगे। चलो भाई, अभी सी और सी के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, तो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में है? सी और सी के बीच में कितने हैं? एक। भाई एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही ना,
पाई बॉन्ड कितने हैं सी और सी के बीच में? एक। और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हैं, तो कार्बन टू हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर 2 है, इधर भी 2 है, या तो यहाँ 2 बोलेंगे, यहाँ पे भी 2 बोलेंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा, ये सब सी और एच के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। क्लियर सभी लोग? बस ठीक है। अब अरे यार, आगे देखो, आपकी बुक में भी जो जैसे जैसे लिखा मैं उसी के हिसाब से आराम से आप समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ रोटेशन के बारे में बोल रहा है, रोटेशन ऑफ one CH2 fragment with respect to other interacts with maximum overlap of p orbital and therefore such rotation about carbon carbon double bond is restricted। डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन होगी, रोटेशन नहीं होगा। ठीक है। अब पाई बॉन्ड के बारे में यहाँ पे बातें करने चल रहा है। ये 12.1 एक ऐसा एग्जाम्पल है। हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अगर ये कभी भी ऐसा सवाल आता है, थोड़ी लंबी चेन है, तो आप इसको अच्छे से लिख लो। इसको आपको लिखना आना चाहिए। कैसे लिखोगे? सी ट्रिपल बॉन्ड सी, देख रहे हो ये, और इसके साथ एक एच है, और इसके साथ फिर से सी है। सीधी सी बात है, अब इस सी के ऊपर कोई भी एच नहीं आएगा। 4 बॉन्ड बन चुके हैं, है ना। इसके साथ एक एच है और फिर डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। फिर इसके बाद डबल बॉन्ड आ गया। इस डबल बॉन्ड के बाद में सी मैंने ड्रॉ कर दिया है, एक ये रहा सी, इसके साथ भी एक एच है, और फिर एक सी, और इसके साथ में H3 है। ये बन चुका है अभी। अब आप मुझे बताओ, जैसे ये बता भी रहा है कि सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में कितने हैं। कार्बन और कार्बन में देखो 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं कि नहीं? ओनली सिग्मा बोलता है, सिग्मा। तो कितने बॉन्ड हैं श्रेया? श्रेया समझ में आ रहा है? महक, महक समझ में आ रहा है? हाँ ओके। अभी सिग्मा बॉन्ड बोलता है सी और एच के बीच में कितने हैं, तो सी एच के बीच में इधर एक है, इधर भी एक है, 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है। किसके किसके बीच में बोला? ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ये देखो 6 है, दिखाई दिया? इसको सीखना है आपको, थोड़ा सीख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा और मार्क्स भी आएंगे आपके, पूछेंगे जब। सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड कितने हैं, मतलब पाई बॉन्ड, सी सी के डबल बॉन्ड के बीच में पाई बॉन्ड एक ही होगा, है ना। तो डबल बॉन्ड कितना कहाँ है? एक ही दिखाई दे रहा है, तो एक पाई बॉन्ड है, कौन सा? डबल बॉन्ड के लिए। और सी के बीच में पाई बॉन्ड एक और पूछता है, सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे है वहाँ कितने पाई बॉन्ड है, तो मुझे बॉन्ड एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड कितने होंगे? 2 होंगे। दैट्स व्हाई इट इज 2। मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आया। ओके। एक और है यहाँ पे, ये भी कराई देता हूं मैं। सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, इसके साथ में H3 है, इस वाले के साथ में 1 है, इसके साथ में कुछ भी नहीं होगा, इसके साथ में 2H है। चलो भाई, क्या पूछता है अभी? सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल नहीं सॉरी, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? इसके बीच में 1, इसके बीच में 2, इसके बीच में 1, 3 हो गए। अरे बोलो। हाँ, सी और एच के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने? एच देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6, तो ये 6 दिखाई दे रहा है। और 6 और सॉरी पाई बॉन्ड की बात करता है, डबल बॉन्ड के बीच में कितने पाई बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड ये रहा, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड होगा, और एक यहाँ इसके बीच में भी एक पाई बॉन्ड होगा, तो कितने पाई बॉन्ड है? 2। ये 2 लिखा हुआ है।
आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं थोड़ा तेज चलना चाहता था लेकिन नहीं चल पाऊंगा क्योंकि समझाना बहुत निहायत जरूरी है। CH3 से अब बोलता है व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज देयर। हाइब्रिडाइजेशन आपको समझाना है। CH3Cl है तो आपको पता है चारों बॉन्ड अगर ऐसे लगे हुए हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। यहां बात करता है C के ऊपर C डबल बॉन्ड हो, ध्यान देना प्लीज, C डबल बॉन्ड हो और फिर उसके बाद में CH3 बोलता है दो है, एक इधर एक इधर, ये CH3 ये CH3। क्या आप बता सकते हो इस CH3 के ऊपर कितने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। इसके ऊपर sp3, इसके ऊपर कितने हैं, एक डबल बॉन्ड आ गया है यहाँ, ये sp2 होगा। एक डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, sp2 होगा। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आता है ये, मैंने कौन सा बताया, हाँ यही बताया था अभी। यहाँ देखो ध्यान से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। क्या होता है, CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये कौन सा दिखाएगा आपको, sp दिखाएगा। देखो यहाँ पे sp, और जो इधर CH3 था और साथ में C के साथ में बॉन्ड था वो sp3। अरे बोलो। तो ये क्वेश्चन बाकी के दो और हैं जो कर लेना। यहाँ क्या पूछ रहा है भाई, अरे कहाँ गया, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड शेप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आप खुद ही करो, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ध्यान से देखना, अभी ये समझना है आपको। ये क्या चीजें बताना चाहता है, बहुत ध्यान से देखो, मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। ये बता रहा है कि बॉन्ड को कैसे दिखाना है, डैश के साथ। बॉन्ड को कैसे शो करते हैं, डैश के साथ, ठीक है। अगर दो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और कार्बन के बीच में, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये और इस कार्बन का, तो दोनों के बीच में जो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डैश लगाते हैं, ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो हम लोग किससे शो करते हैं इसको, डैश से। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाने चल रहा हूं, तो आप ध्यान से देखना, सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएंगे। आपको एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ना बस। ये बिल्कुल एक से ज्यादा बार पढ़ने की आवश्यकता इसमें है ही नहीं, जस्ट थोड़ा सा बता रहा है कि बॉन्ड कैसे बनाएंगे और कितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये सच बात तो ये कि मैंने 10th में भी पढ़ाया है। आप इसको देखेंगे, इथेन को, इथेन कैसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अरे बोलो यार। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, CH3 या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इधर का CH3 और इधर का CH3, कौन सा गलत है, कोई भी गलत नहीं है, सारे सही है, ठीक है ना। तो जनरली जिस हिसाब से लिखा जाता है इसको बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, कंडेंस फॉर्मूला। ये देखो CH3 लिखा हुआ है, ये वही CH3 है जो ऊपर आपने डैश लगा लगा के किया है, यहां सब में आपने डैश लगाया, सब में, ओके। इसको बोलते हैं, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, कभी हो सकता है कुछ कुछ कोई एग्जांपल ऐसा दे देगा, बोलेगा इसका कंडेंस लिखो, ऐसे लिखे। ये आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, डोंट वरी, डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। इथीन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इथीन, ध्यान देना भाई सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ इथीन दिखाई दे रहा है। अब याद रखना, यहाँ पे इसने CH3 और CH3 में बॉन्ड कहीं भी दिखाई नहीं दिया था, बॉन्ड कहीं भी नहीं दिखाई दिया था। लेकिन अगर इथीन की बात आएगी तो इथीन के केस में देखो, यहाँ पे एक CH2 था और दूसरा CH2, आप इसको सिंपली नहीं लिख सकते, आपको एक बार बताना पड़ेगा कि दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। समझ में आ गई है ना। सेम वे इथाइन है, अगर आपके पास, इथाइन में क्या है, इथाइन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड और फिर इसके बाद C और दोनों के पास एक एक H।
तो पूरा डैश लगा के मैंने बना दिया है। लेकिन अगर इसको कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो CH इधर और CH इधर, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखेंगे आप। इन C और C के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे और तब बताएंगे कि हाँ भाई इथाइन है। ये ट्रिपल बॉन्ड इंडिकेट करता है कि हाँ भाई ये इथाइन है, इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड है। सभी लोगों को क्लियर है? श्रेया, श्रेया, बहुत अच्छे से क्लियर होना है, आज क्लास में धमाका करोगी तुम। आगे ध्यान दो, सेम वे इथाइन भी हो गया। देखो ये अल्कोहल था, यहाँ पे देखो मिथनॉल, मिथनॉल ये दिखाई दे रहा है। CH3 इधर है और इधर OH है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप आएगा, ध्यान से सुनना प्लीज, जब भी फंक्शनल ग्रुप आएगा आप फंक्शनल ग्रुप को कंडेंस नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। आप कुछ कुछ लोग अपना गणित लगाएंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे, सर इसको ऐसे लिख दो तो क्या होगा, क्या बुराई है? देख रहे हो ये होता क्या है? कभी कभी ये फॉर्मूला कंफ्यूज करता है। हमें कभी भी ऐसे कंडेंस लिखने की जरूरत नहीं है जो कंफ्यूज करे। साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बताए कि हाँ भाई मैं ये हूं। तो ये OH अगर अलग रखोगे तो इसमें कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग बता सकते हो ये क्या है? रुको, सब भूल गए हो। प्रोपा क्या है ये? प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, राइट? अरे बोलो यार। हाँ, अच्छा, ओके ओके ओके। ये क्या है? बोलो। प्रोपेनल, ये एल्डिहाइड है, ध्यान से सुनना प्लीज। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। चलो मैं इसको कंडेंस लिख देता हूं बिल्कुल बकवास तरीके से, जिससे मैंने मना किया है। कितने C दिखाई दे रहे हैं? 3 CH3। कितने H हैं? सॉरी CH3 लिख रहा हूं, C3। H कितने हैं? 6। O कितना है? 1। ये लो जी मेरा कीटोन लिख दिया। चलो इस एल्डिहाइड को लिखता हूं। एल्डिहाइड में C कितने हैं? H कितने हैं? अब आप मुझे बताओ, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, मैं ऐसा बोलता हूँ और आप ऐसा बोलते हो क्योंकि सामने से ऐसे किया है। बट किसी और को दिखाओगे तो आप बोलोगे ये भी वही है, ये भी वही है। बताओ कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि नहीं? मतलब ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कीटोन और एल्डिहाइड में जब भी आप फॉर्मूला कंडेंस करके वैसे बिल्कुल मिक्स लिखना चाहते हो तो गलत हो जाएगा। तो आपको उसको बताना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि CH3 CH2 CHO अगर ऐसे लिख दिया तो हमको मालूम है कि एल्डिहाइड है। लेकिन अगर हमने CH3 बीच में C डाल के O ऐसे लिख दिया तो हमें पता है कीटोन है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी क्यों ऐसा लिखते हैं, क्यों फंक्शनल ग्रुप को सेपरेटली इंडिकेट करना है, बताना है। हाँ, लेकिन कभी कभी 12th क्लास में क्वेश्चंस पूछेंगे, कंडेंस करके लिख देगा और फिर पूछेगा ये एक्चुअली क्या है और उसकी 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। फिर आप उसके सबके 5 रिएक्शंस लिखेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा वो क्या चीज है। वो अभी आप छोड़ दो, जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा इस तरह से ये इतनी लंबी चेन है, इतनी ज्यादा लंबी चेन है अगर, तो आप इसको क्या देख रहे हो आप? CH3 इधर है, CH3 इधर है, बीच में क्या है? CH2 CH2 CH2। कितनी बार CH2 है ये देखने पे मुझे दिखाई दे रहा है 6 बार है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? CH3 CH2 को यहाँ 6 बार, अरे आ जाओ भाई, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? ओके, अब इसके बाद आता है, इसके बाद आता है जिगजैग फैशन। कौन सा? जिगजैग फैशन। हाँ, जिगजैग फैशन में बहुत ध्यान से देखना भैया, तुम्हें समझना है। ऐसा लिखा हुआ है, देखो बहुत ध्यान देना प्लीज, सभी लोग ध्यान देंगे।
इतना लंबा जब लिख दिया जाए, नोमेनक्लेचर में अभी सिखाने चल रहा हूँ, थोड़ी देर में आने वाला है, यहीं से शुरुआत कर दूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, देर आर 8 कार्बन और एक 9वां कार्बन इस थर्ड वाले के साथ लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं चेन के बारे में, जब भी आपको नाम लिखना है याद रखना शॉर्टेस्ट वे से जाना है। आप इधर से नहीं आ सकते क्योंकि इसका इस कार्बन जिस कार्बन के साथ अटैच है इसकी नंबरिंग इधर से 1 2 3 थर्ड नंबर पे आती है, इधर से क्या आएगी 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पे आती है। तो आप इसको 6 मिथाइल नहीं बोल सकते, आप इसको 6 मिथाइल नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे आप 3 मिथाइल। कितने हैं ये 2 4 6 8, क्या नाम हो जाएगा ऑक्टेन। ऑक्टेन ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, मैंने 10th में खूब बढ़िया से कराया हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको। अब ये बोलता है कि भैया इसको जिगजैग लिख के दिखाओ, तो ये जिगजैग का मतलब यहां आ जाओ, ये यही जिगजैग लिखा हुआ ये है सेम। ध्यान देना, अभी मैं लाइनें डालूंगा, एक यहां से शुरू हो रहा है, एक सी यहां पे, दूसरा सी यहां पे, तीसरा सी यहाँ पे, चौथा सी यहाँ, पांचवा इधर, छठा इधर, सातवां इधर, आठवां इधर, 8 हो गए। और थर्ड नंबर कहाँ है 1 2, ये रहा 3 नीचे, इसके साथ में एक ऐसे लाइन डाल दिया, मतलब यहाँ पे भी आप बता रहे हो कि यहाँ पे भी एक सी है। यहाँ लिखा टर्मिनल्स रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप, मतलब जहां जहां टर्मिनल जहां एंड हो रहा है वो क्या है मिथाइल ग्रुप है। यहाँ CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। बाकी जगह सब में क्या है CH2 यहाँ तो CH आएगा बस, क्योंकि यहाँ पे एक और बॉन्ड आ चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो अभी देखो इसी को इसने इसी को इस तरीके से लिखा, फिर इसको ऐसे लिख दिया। 3 मिथाइल ऑक्टेन को पहले ऐसे लिखा, 3 मिथाइल ऑक्टेन को पहले ऐसे लिखा, फिर बॉन्ड बना के दिखाया, वो भी जिगजैग में पहले बताया, और जिगजैग से यह सब हटा दो बस। आप CH वगैरह जो भी लिखा हो ना हटा दो, तो हटाते क्या बनता है ये स्ट्रक्चर नहीं बन गया है ना। तो हाँ, तो ये जिगजैग बनाना मेरे ख्याल से सीख गए होगे, थोड़ा कोशिश करना, आज आपको पढ़ना पड़ेगा। वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटेड 2 ब्रोमो ब्यूटेन आर 2 ब्रोमो। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्रोमो कहाँ शो करना आपको सेकंड नंबर पे, तो ये वाला सेकंड नंबर पे आ गया। अब इसको जिगजैग वे में दिखाना है, आप इन सबको हटा दो, हटाते ही आपको जो लाइंस दिखाई दे रहे हैं ये यही है, लेकिन आपको ब्रोमो शो करना पड़ेगा, ब्रोमो नहीं हटा सकते। मिथाइल हटा सकते हो लेकिन ब्रोमो नहीं हटा सकते, जो फंक्शनल ग्रुप अलग से आपको शो करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसी को कंडेंस कर दोगे तो देखो कैसे लिखा जाएगा। अच्छा हाँ, कभी कभी मैं हर साल कुछ बच्चों से देखता हूं, मैं कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये BR तो लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग प्लीज, ये BR जो लिखा हुआ है ये इस वाले कार्बन के साथ में है कि इस वाले कार्बन के साथ में, ये बहुत बड़ा झंझट होता है। आपको पता चल रहा है। यस, पता चलता है अगर आप ध्यान दोगे तो। ये तो बोलता है भाई मैं CH3 हूं, ठीक है, आप जब भी करना है इसको खोल दो बस, सो खोलते ही सब समझ में आ जाता है। और यहाँ पे एक C आ गया ये वाला, इसी के साथ में एक H दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक H, फिर उसके बाद दूसरा C यहाँ पे है, दूसरा C लगा दो, और इसके साथ बोलता है CH2 है, तो ये एक और ये दो, CH2 लगा दिया मैंने। अब यहाँ बोलता है CH3 नेक्स्ट वाले में। अब आप मुझे बताओ ब्रोमो यहाँ अपने आप ही यहाँ आ रहा है कि नहीं। जहां कम हाइड्रोजन होगा वो आप अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये अक्सर मैंने बच्चों के साथ देखा है, कभी जोड़ना होगा इधर लिख देंगे इधर, तो गलती नहीं करेंगे आप लोग। ओके, तो आपके पूछने से पहले मैंने बता दिया सो दैट आप गलती ना करो, हर साल मुझसे पूछते हैं बच्चे। चलो भाई, साइक्लिक कंपाउंड की बात करता है। साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मूला, अगर देखो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है,
कोई डबल बॉन्ड नहीं है। याद रखना, इसका फॉर्मूला पता है किसका होगा? एल्कीन वाला फॉर्मूला बनता है, एल्केन का नहीं बनेगा। कारण कारण ये कि जब आप ऐसे क्लोज्ड सर्कल क्लोज ट्रायंगल बनाओगे तो एक ये सी का जो बॉन्ड है, एक इस साइड से और एक इस साइड से बन रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन को तो ये खा गया, एक इसका खा गया और एक इसका खा गया, और दो हाइड्रोजन कम होने का मतलब क्या? एल्केन से क्या बन गया? एल्कीन। कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आ रही होंगी शायद आपको। चलो मैं दिखाता हूं। ये मान लो एल्केन है, मान लो एल्केन आ गई तो अच्छी बात है, सबको नहीं आ पाती ना जल्दी से। ये CH3 CH2 CH3 अगर ऐसा है, अब देखो इसके अंदर सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तीन, हाँ 3 कार्बन है। लेकिन जैसे मैं इसको ट्रायंगल की फॉर्म में जनरेट करता हूं तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। अब बताओ, इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड तो पहले से ही हैं, तो मुझे कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे? 2। इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2। तो क्या फार्मूला बना? CH2 CH2 CH2, 2 कार्बन कम हो गए, एक इधर वाला और एक इधर वाला, क्योंकि दोनों एंड जुड़ गए, एक एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो एल्कीन का फॉर्मूला एक्वायर कर लेता है, आपको कहीं लिखना नहीं है। और हाँ, इसका मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऐसे ट्रायंगल बना देता है तो आपको क्या बनाना है, क्या बताना है कि सर ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लो जरूर लगाओ, क्लोज स्ट्रक्चर जब भी होगा तो आप उसको साइक्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लो। देखो ये यहाँ पे देखो पेंटेन जैसा बनता है, तो ये साइक्लोपेंटेन। क्लियर? यहाँ देखो CH2 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 CH2, लेकिन यहाँ CHCl है, एक Cl लगा हुआ है, तो अब आप इसका नाम क्या रखेंगे? क्लोरो पहले लगा दो, और फिर क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर है तो साइक्लो है, साइक्लो है। कितने कार्बन है? 6 हैं, तो हेक्सेन है। कोई डाउट? बोलो। बहुत अच्छे से, आज के दिन तो खास करके आपको घुस जाना है सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? नॉमेनक्लेचर तक एंट्री मैं मारूंगा आज। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो थ्री डायमेंशन का मतलब क्या है? मतलब ये कि मान लो अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर के लिए, एक कार्बन है ये, इसके साथ में मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है ना? तो क्या ऐसे ये देखने में लग रहा है जैसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? क्या सही है ये? नो नो नो, ये कुछ ऐसा है, मतलब देखने में पता है क्या है, अगर आप खुद से कोई मॉडल ऐसे बनाओगे तो 2 हाइड्रोजन आपको एक ही प्लेन पे मिलेंगे। ये 2 ऐसे 2 आप बना सकते हो एक ही प्लेन पे। प्लेन मतलब मान लो एक शीट पे बना रहे हो। लेकिन अब जो 2 कार्बन होंगे, ध्यान से सुनना, एक बैकवर्ड साइड में होगा, वो भी जरूरी नहीं कि बिल्कुल 180 डिग्री, एक आपकी तरफ होगा। सपोज आप इधर खड़े होके देख रहे हैं, इधर खड़े होके देखते हैं अगर आप, और तो ये पीछे दिखाई देगा और ये 2 एक ही प्लेन पे दिखाई देंगे। ये दोनों एक ही प्लेन पे रहेंगे, ये बैकवर्ड साइड में दिखाई देगा किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और ये आपकी तरफ, आप यहाँ खड़े हो तो ऐसा दिखाई देगा। और सबके बीच में 109 109.28 या 0.3 या 0.5 भी बोलते हैं, 30 डिग्री 30 सेकेंड बोलो या 0.5 बोलो, तो 109.5 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये अभी इसको क्या बोलते हैं, कैसे करेंगे, आपको कैसे बुक के अंदर कैसे दिखाई देगा, ध्यान दो। इसको बोलते हैं सॉलिड वेज और इसको बोलते हैं डैश्ड वेज। ये आपको दोनों समझ में आए कि नहीं? दोनों चीजें देखो कैसे लिखी हुई है। सॉलिड वेज मतलब ऐसा दिखाई देगा, और डैश्ड, ये डैश से बना हुआ वेज है, ये ऐसे दिखेगा। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करने के लिए हैं? ये वो 2 हाइड्रोजन है जो आप, ये देखो, ये सॉलिड वेज जब कब बनेगा? सॉलिड वेज कब बनेगा? जहां से आप खड़े होके देख रहे हो। अरे यार कलर चला गया। हाँ, ये सॉलिड वाला कब बनेगा? जहां से आप खड़े होके देखते हो। आप यहाँ से इस साइड से खड़े हो, आप यहाँ हो मान लो, तो आपको ये सॉलिड वेज ऐसा आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये जो एटम अटैच है,
ये मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और दूर वाला जो है, दूर वाला क्योंकि दूर होता जा रहा है, अब देखो आपके पास में है इसलिए बड़ा दिखाई देगा यहाँ से, और फिर धीरे 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 छोटा हो रहा है। देखो यहाँ एज में कुछ बच्चे पता है क्या कर देते हैं, ये कार्बन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ऐसे बना देंगे। समझे कि नहीं? तो ये जो कोना बनता है, एक कॉर्नर बनता है, ये टिप बनती है, टिप इस साइड में बनाना, ये गलत है। ऐसा नहीं बनाना, ऐसे बनेगा ये। क्लियर? और यहां से आपका ये दूर होता जा रहा है, दूर होता तो पहले बड़ा फिर छोटा 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 करते हुए यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये डैश्ड वेज है। ये क्या है? सॉलिड वेज है। तो सॉलिड वेज किधर है? ऑब्जर्वर की तरफ, बॉन्ड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर हैं तो आपकी तरफ से देखेंगे तो आपको ये सॉलिड वेज आप अपनी तरफ बनाना है और डैश्ड वेज दूर की तरफ बनाना है। डैश्ड वेज क्या है? बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बॉन्ड ऑब्जर्वर से दूर है ये वाला। और ये दोनों बॉन्ड कहाँ है? बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। आप जिस पेपर पे बना के रखे हो उसके ऊपर, उसके प्लेन पे ये दोनों या ये हाइड्रोजन आएंगे। ये पीछे की साइड में रहेगा, पेपर के पीछे की साइड में, और आपके पेपर से और आगे की तरफ में आपके साथ रहेगा। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ CH4 मीथेन। क्लियर नहीं है तो बताओ मुझे, मैं फिर से बताऊंगा, बिना बताए नहीं बढ़ूंगा आगे। पूछो भाई। अरे बाबा, मैं अभी 3D में कैसे बनाऊं? पेपर पे कैसे दिखाऊंगा यार 3D? तुम्हें इमेजिन नहीं करना आ रहा है क्या? ये देखो, ये है 3 डायमेंशनली। थोड़ा इमेजिन करो, ये वाला कार्बन जो है बीच में है, दो एक ही प्लेन पे रहेंगे। आप कोई भी दो बना दो, मान लो ये दो एक ही प्लेन पे है, तो ये पीछे की तरफ है, ये आपकी तरफ है। ये नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो यार? मुझे लगता है यूट्यूब वगैरह पे दिखाना पड़ेगा आपको। आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब पे मीथेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखो, वो आपको यूट्यूब में दिखाएगा, एनिमेशन में देखो। अभी दिखाऊं क्या मैं? चलो एक काम करूंगा, मैं कोई वो, या तो आप ढूंढ सको तो ढूंढ लेना, नहीं तो मैं आपको कोई लिंक भेज दूंगा, देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है? ओके। यार ये चीज जानते हो आप, फिर क्यों ऐसा? क्लियर बाकी सब? 3D है, 3D नहीं समझा सकते ऐसे बताना। मैंने जब बता दिया कि भाई एक कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन जो है वो एक ही प्लेन के ऊपर है, एक ही प्लेन पे, मान लो ये दो एच है ये। अब जो अब जो दो हैं वही तो डिफरेंस क्रिएट करेंगे, वही तो 3D बनाते हैं। तो ये आपकी तरफ है इधर, ये आप खड़े हैं इधर, यहाँ पे आप खड़े ऑब्जर्वर है आप। तो दूसरा कहाँ होगा? दूसरा भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दो ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्लियर? भाई पेपर के ऊपर हमें समझाना पढ़ाना होता है, पेपर के ऊपर 3D समझाना बहुत टेढ़ा काम होता है। ये देखो यहाँ पे भी आपको समझाने की कोशिश करता है, स्पेस फिलिंग मॉडल। कार्बन सबसे बड़ा, बहुत बड़ा है, देखो कार्बन इतना बड़ा है, और उसके साथ में ये हाइड्रोजन है आपका, ये देखो थोड़ा थोड़ा मर्ज हुआ पड़ा है इसके अंदर। अरे दिख रहा है कि नहीं भाई? और ये इधर दिखाई दे रहा है, इधर समवेयर हियर है, ये मीथेन है। अभी नहीं क्लियर हुआ? ओके। अब होता है, अब ये बताता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे क्लासीफाई करेंगे, किस टाइप से होंगे, तो आज ही सीख लो, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 2 मिनट्स। सबसे पहले बोलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक है असाइक्लिक, मतलब जो साइक्लिक नहीं बनता, बेंजीन वेंजीन नहीं बनता, ओपन चेन है, सिंपल, जो अभी आप बना रहे थे जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे, ये सब क्या है? ओपन चेन है। क्या बोलते हैं इसको? ओपन चेन। और असाइक्लिक, साइक्लिक जो नहीं बनाता, उस तरह के कंपाउंड को ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं। ये कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ना, बस सीखो। दूसरा है साइक्लिक। अब साइक्लिक को भी दो तरह से अच्छा, साइक्लिक मतलब क्लोज चेन,
ये सब क्या है, ये सब क्लोज चेन है, देखो क्लोज हो रहे हैं हर तरह, हर साइड से। तो ये साइक्लिक अभी थोड़ी देर पढ़ के आए हो, वो भी क्लोज चेन में ही आएंगे। अब ये क्लोज चेन वाले जो साइक्लिक है ये भी दो पार्ट में है, एक है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, या दूसरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये जो होमोसाइक्लिक हैं ये भी दो टाइप से बने हुए हैं, ये एलाइसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक हमेशा ध्यान रखना है बेंजीन की तरह बनते हैं, एरोमा, एरोमा से बना एरोमेटिक। एरोमा समझते हो, स्मेल, खुशबू, स्मेल। तो इनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की स्मेल होगी, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में भी दो है, एक होगा ये बेंजीनॉइड कंपाउंड। बेंजीनॉइड मतलब जिसमें 6 कार्बन होंगे, बेंजीन रहेगा, बेंजीन के ऊपर कुछ ना कुछ लगा रहेगा, NH3, NH2, CO, CH3, ऐसे कुछ कंपाउंड, कुछ ना कुछ उसके साथ में फंक्शनल ग्रुप लगे रहेंगे, तो उसको बेंजोनॉइड बोलेंगे। और जो बेंजोनॉइड नहीं है, मतलब 6 कार्बन नहीं है, वो नॉन बेंजोनॉइड बोलेंगे। अगर उसमें 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, ऐसे बहुत कुछ बनता है, तो उसको हम नॉन बेंजोनॉइड बोलेंगे। तो क्या सीखा आपने सबसे पहले, ओपन चेन पहले है, फिर साइक्लिक है, साइक्लिक में भी होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक, अलग अलग टाइप के दो। होमोसाइक्लिक में भी एलाई साइक्लिक है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक में दो हैं, बेंजोनाइड और सॉरी हाँ बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। अभी इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे हम लोग, और बढ़िया थी। देखो, असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड एलिफेटिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। थोड़ा याद रखना, आपको बार बार आएंगे, याद हो जाएगा, डोंट वरी, इसमें घबराना नहीं। अब जैसे ईथेन है, आइसोब्यूटेन है, ये मैं सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, आइसो वगैरह कब लगाते हैं, इसको हमेशा के लिए याद कर लेना। एसिटल्डिहाइड है, देखो CH3CHO, ये क्या है, ये क्या है, CH3CHO नहीं है, यहाँ एसिटल, हाँ इथनल है यार, इथनल, हाँ एल्डिहाइड है, इथनल, बताया ना, CHO लगा रहता है, CH3 है इधर, देखो CH3 ऐसे बना दिया, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या है ये, कुछ नहीं है भाई, ये CH3 इधर है, CHO इधर है, बस 2 कार्बन हो गए, तो इसका नाम क्या है, इथेनॉल। ये देखो एसिटिक एसिड, बहुत ध्यान से देखना इसको, इसको समझना है आपको। एसिटिक एसिड वही जो आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में, CH3COOH, ये देखो ये वाला आपका फंक्शन ग्रुप है, CH3COOH। ओके, ठीक है। अब आ जाओ असाइक्लिक और क्लोज चेन। क्लोज चेन में अभी कुछ पढ़ के आए पीछे, ट्रायंगल जो बन रहे थे वो भी साइक्लिक में आएंगे, साइक्लो लगा देना है बस। अब ये ट्रायंगल क्या था, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, इसको बेंजीन मत बोल देना, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं ऐसे, तब बेंजीन बनेगा ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है, देखो एक 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 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो गया इसका, बोलो, हाँ साइक्लोहेक्सीन है। ये क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये सब आएगा, आपको ज़्यादा इसमें परेशान मत होना, ये सब नोमेनक्लेचर में भी नहीं पूछा जाएगा, ये बायोमोलिक्यूल में आएगा, बायो वाले पढ़ेंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक में दो पढ़े आपने, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। आ जाओ अभी, बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोनाइड मैंने बताया जो बेंजीन, ये देखो ये रही बेंजीन। प्लीज आप एक बार जरूर पढ़ना, अगर नहीं पढ़े तो नुकसान हो जाएगा, आप भूल जाओगे सब कुछ। रट्टा कुछ नहीं मारना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। आज जितना भी पढ़ रहे हो कहीं कुछ नहीं रटना आपको, बिल्कुल थोड़ा समझ लो बस अच्छे से। तो और समझने से पहले क्या करना, जब पढ़ने लग जाना हाईलाइटर लगाना, बिल्कुल रंग मत देना पूरी किताब, जहां जहां मैंने विशेष करके पढ़ा है उन पर ध्यान देना। बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये रहा बेंजोनॉइड, ये बेंजीन से बने हुए हैं, बेंजीन है ये, और इसी बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा रहेगा, ये नाइट्रोजन, ध्यान देना ये नाइट्रोजन इधर एक, और ये 2 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन अगर यहाँ से हटा दूं तो 2 हाइड्रोजन के साथ हटा है, NH2 अटैच है, इसका नाम है एनिलिन। क्या नाम है, हाँ एनिलिन।
ये दो दो बेंजीन को इकट्ठा ज्वाइन कर दिया है, इसका नाम है नेप्थलीन। ये आपको कभी भी ये नहीं पूछा जाता इसका। हाँ, एनिलीन कॉमन और आयोपेक दोनों है, बेंजीन में कॉमन और आयोपेक दोनों है, तो आपको आयोपेक और ये दोनों एक ही नाम है, इसमें घबराना नहीं। नेप्थलीन आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए है कि नेप्थलीन कैसा होता है। नेप्थलीन बॉल देखिए ना घर में, आप कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उसको रखते हो ना बॉक्स वगैरह में, वही है, यही है नेप्थलीन। अब देखो, अब दो चीजें थी हमने पढ़ा था, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड में देखो कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 रहेगा तब बेंजीन वाला है, बेंजोनाइड है। और अगर 6 से ज्यादा हो गया या कम हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉन बेंजोनाइड है। ये क्या है, ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन में देखो, देखने पे बिल्कुल बेंजीन की तरह लग रहा है, लेकिन ये 7 होने की वजह से इन दोनों के बीच में एक भी बॉन्ड नहीं है, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ लग गया, ट्रोपोलोन बोलते हैं। परेशान मत होना, ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये सब पूछे जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी रखते हैं, ठीक है, ट्रोपोन भी बोलते हैं। उल्टा मतलब, हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, उसमें ज्यादा परेशान मत हो। जो अभी से सिखा रहा हूँ ये समझ में आ रहे हैं कि नहीं, समझना तो ये है, ये समझ में आ रहा है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। ये हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है। फ्यूरान है, थायोफीन, पायरिडीन। पायरिडीन आपको थोड़ा याद रखना है, पायरिडीन बेस होता है एक, ठीक है ना, बेसिक करेक्टर होता है। और बहुत से कंपाउंड में जब हम फॉर्मेशन करेंगे या कुछ केमिकल रिएक्शंस करेंगे तब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है पायरिडीन की, क्योंकि हमको उस सॉल्यूशन को या कंपाउंड को थोड़ा बेसिक बनाना होता है, ठीक है। तो हम बेसिक बनाने के लिए पायरिडीन का यूज करते हैं। पायरिडीन देख लो अभी स्ट्रक्चर, बाकी बिल्कुल बेंजीन की तरह पूरा, बस फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। अब क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड यहाँ बन चुके हैं तो यहाँ हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ओनली नाइट्रोजन। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, C5 होगा, बोलो, C5 होगा, एक N होगा, H कितने होंगे, नहीं आया समझ में, C और H 5 5 होंगे। ये खत्म हो गया। अब आ गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छे से जानते हो, OH है तो क्या है ये, अल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, सब जानते हो आप, डोंट वरी। और होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज का मतलब है जब बीच में हम लोग CH2 जोड़ के, आप पीछे पढ़े थे ना आप, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, फिर हमने बीच में क्या लिखा था, ऐसे करके लिख दिया था। ये होमोलोगस सीरीज, जिसकी वजह से इंक्रीज होते हैं कार्बन, कार्बन के जो नंबर हैं बढ़ते चले जाएंगे, किसके किसके रेशो से बढ़ते हैं, CH2 के रेशो से बढ़ते चले जाते हैं। ये रहा CH2 यूनिट, ठीक है ना, डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 यूनिट। अभी कितने कार्बन है, ऑक्टेन था ना ये, क्या है ये, ऑक्टेन है। अब अगर मैं बोलूं हेप्टेन बनाओ तो क्या करोगे आप, ध्यान देना प्लीज, कि कितने कितने कितना लिखो यहाँ नंबर, 5। अरे हेप्टेन है बे, कार्टून नहीं देख, इधर एक यहाँ पे C है, यहाँ पे 7 कैसे होगा, 2 C यहाँ पे भी तो है, तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ 5 होगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस जो आया है, कितना डिफर करता है, CH2 डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 यूनिट। समझ में आया कि नहीं, अभी अगर हेक्सेन लिखूंगा तो क्या होगा,
हेप्टेन से कम आ जाएगा, मतलब CH3, CH2 कितना आएगा 4, CH3, या CH3 CH2 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 4 बार लिख दिया और यहाँ पे CH3 हो गया खत्म। ओके, सो मत जाना यार तुम लोग। अब है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। श्रेया बोली कि मुझे तो यहां से चाहिए, है ना श्रेया? श्रेया, तुम्हें यहां से मैडम ने पढ़ाना शुरू किया तो पीछे का कौन पढ़ाएगा? चलो ठीक है, किसी के भी हिसाब से पढ़ें। हमारा मकसद ये है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है, 10th क्लास में पढ़े हो। लेकिन अब जब 10th में पढ़े हो तो क्या 11th में क्यों नहीं होगा ना? 11th में और विकराल रूप होगा और 12th में और ज़्यादा विकराल रूप होगा, मज़ा आएगा। लेकिन जो बच्चा अभी 11th में बढ़िया सीख लेगा उसको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, कभी भी। तो आयुपेक, आयुपेक मालूम होगा आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, मेरे ख्याल से 10th में ही मालूम थी आपको। तो आयुपेक क्या करता है, लोगों के बीच में झगड़े को रोकता है। एक कुछ और बनाता है, दूसरा कुछ और बनाता है, एक उसका कुछ और नाम रख देता है, एक कुछ और नाम रख देता है, तो प्रॉब्लम होती थी। बाद में आयोपेक ने क्या किया, वो बोला कि नाम हम रखेंगे, नाम हम जिस हिसाब से बताएंगे उस हिसाब से ही नाम रखना है, ठीक है ना? अब इधर आ जाओ, कुछ कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेगा, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बताएगा कि भाई ट्राइवियल नेम भी होते हैं और कॉमन नेम भी होते हैं। ट्राइवियल या कॉमन एक ही चीज है, या आयुपैक। तो कहीं कहीं पे हमने क्या किया है, इन लोगों ने, आयुपैक ने क्या किया है, किसी किसी चीज को जो उसका कॉमन नेम था पहले से उसी को ही अडॉप्ट कर लिया, किसमें, आयुपैक में, ठीक है? तो आयुपैक और उसमें दोनों में एक ही रहेगा, कभी कभी, कभी कभी नहीं भी होगा। अब ये कुछ चीजों की बात करता है, जैसे कॉमन नेम क्या है, CH3 मीथेन है, तो इसका नाम कॉमन नेम भी और आयुपैक दोनों ही मीथेन है। ब्यूटेन है, देखो कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अब ये आइसो आपकी एन इसलिए कि मतलब एक सीरीज में एन ब्यूटेन, कहीं इधर उधर कार्बन ब्रांच वगैरह में नहीं है, ठीक है? बताऊंगा और भी आएगा। ये आइसो आपको समझ में अभी नहीं आएगा, लेकिन मैं चलो बताऊंगा आपको। आइसो ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 1 2 और ये 2 इसके अंदर है। इसको लिखने का तरीका देख लो पहले, एक यहाँ पे C लगाओ, इसके साथ में एक H है और इधर में लगेगा CH3, दिख रहा है CH3। अब इसको बोलता है 2 CH3 लगा दो। अब 2 CH3 लगाऊंगा तो मैं ऐसे लगाऊंगा। अब मैं अगर गिनूंगा इसको, ध्यान देना प्लीज, किसी भी साइड से आप गिनो, किसी भी साइड से, 1 2 3, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 नंबर पे। मान लो मैं इधर से नहीं गिनता, आप बोलते हो नहीं सर हम तो यहाँ से गिनेंगे, गिनो भाई, यहाँ से गिनो, 1 2 3, फिर से मुझे 2 नंबर पे एक मिथाइल दिखाई देता है। तो हमेशा ये एक ही जगह से हर चीज दिखाई देगी सेम वे। तो क्या देखा आपने, इसको मैं लिखूंगा 2 मिथाइल। अच्छा, ये लिखने का तरीका देखो, नंबर जब भी लिखते हो 2 नंबर पे मिथाइल है उसके बाद डैश आएगा, 2 डैश मिथाइल। कितने कार्बन है, अरे बोलो यार, हेलो, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? कुछ लैग वगैरह तो नहीं था बीच में? सब क्लियर है? हाँ, तो अगर आप चाहो तो इसको 2 मिथाइल प्रोपेन बोलो या आइसोब्यूटेन बोलो। अब आप बोलोगे सर दो दो गेम क्या है, अभी बताऊंगा, रुको। तो इस तरह का जब भी होगा, आइसो कब आएगा, आइसो कब आता है वो सीखना है आपको। आइसो और नियो, ये अगर नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखो एनिलिन, एनिलिन क्या था,
बेंजीन रिंग C6H5। अब आप बोलोगे सर वो तो C6H6 होता है, C6H6 बेंजीन होता है, लेकिन जब एनिलीन यहाँ पे अटैच करने जा रहे हो तो यहाँ से एक H भी तो हटाओगे, तो ये C6H5 हो जाएगा और उसके ऊपर एनिलीन लगेगा NH2। ठीक है। हाँ, अब एक चीज और देखो, अगर बेंजीन के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर ध्यान देना प्लीज। अब मैं बेंजीन ऐसे बनाया करूंगा, ठीक है। ये जो 3 बॉन्ड होते हैं ना, 3 बॉन्ड को ऐसे ऐसे शो कर देते हैं बीच में गोला डाल के, और इसके ऊपर OCH3 अगर लगता है, अच्छा अगर ये लगता है तो इसका क्या नाम है? टॉलुइन। क्या नाम है? टॉलुइन। और अगर इसके साथ में OCH3 लगा दो, O इधर लगा दो और CH3 लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एनिसोल। क्या नाम होगा? हाँ, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 आ गया तो एसीटोफिनोन। देखो यहां मैं दिखाता हूं, COCH3 अगर देखो तो ध्यान से तो कीटोन नहीं लगता, एक तरफ ये और एक तरफ CH3, बीच में C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। कुछ याद नहीं करना, देखो तो हाँ क्या बोले? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा ये। करना है क्या यार? कुछ भी नहीं। देखो बेंजीन रिंग, ध्यान दो, एक C डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ CH3। बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा नहीं दिख रहा है? बस वही है, कीटोन ही है। ये वाला पार्ट आपके पास है, ये वाला पार्ट इसकी जगह आपने C6H5 रख दिया है, बेंजीन का पार्ट है, एनिसोल। ठीक है। एसीटोफिनोन है, OCH3 अगर लगा होगा, COCH3, ओनली OCH3 है तो एनिसोल, और COCH3 है तो एसीटोफिनोन। अगर ये मान लो OCH3 है तो ईथर है। क्या है? ईथर आएगा 12th क्लास में, अभी छोड़ दो। और ये देखो CH3OCH2CH3, तो ये भी ईथर है। देखो आ गया ईथर, मैंने बताया ना ईथर है। ईथर कैसे पता चलता है? ईथर ध्यान रखना, एक चीज से पता चलता है, बीच में O रहेगा और दो साइड में अपने अपने, जैसे ये C2H5, बीच में O और इधर CH3। जरा गौर से देखो, इसके इसके साथ कोई O नहीं है, C नहीं है, बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो ईथर का नाम कैसे रखा जाता है? सुन लो ध्यान से, इथाइल मिथाइल ईथर लिखा हुआ है यहाँ पे, इथाइल मिथाइल ईथर, लेकिन नाउपेक नेम क्या है? मिथाइल इथॉक्सी ईथर। मिथाइल, जो छोटा वाला नाम होगा उसका नाम पहले रखेंगे, इथाइल मिथाइल जो भी होगा। छोटा कौन है? इधर है, ये बड़ा है। नंबर ऑफ कार्बन आर मोर हियर, जो नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसके नाम पहले रख देंगे, मिथाइल। और ये इथॉक्सी हो गया, इथॉक्सी। इथॉक्सी क्यों है? ये इथेन है, इथाइल है, उसके साथ में ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इथॉक्सी। और पूरा क्या है? ईथर। मैंने क्यों बोला था अभी यहाँ पे एक ईथर? यहाँ ध्यान दो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो बेंजीन रिंग, फिर O और फिर CH3। तो देखो CH3 एक तरफ, ये एक तरफ है ना, तो ये एनिसोल क्या है? ईथर है। आएगा समझ में, हल्लू आएगा, चिंता ना करो, डरो मत, घबराओ मत, बस स्लोली चलो। ये सिर्फ समझा रहा है यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है आयुपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये सब कॉमन नेम थे जो कि हमें बाद में काम आएंगे। अब आ जाओ, यहां से शुरुआत होती असली। इसने जस्ट एक बताया कि भाई फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे। चलो इसके ऊपर विचार करेंगे। पहले देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है।
तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये हेक्सेन तो है ही, हेक्सेन है, याद रखना। OH है तो अब ये बन गया हेक्सेनल, हेक्सेनोल। लेकिन हेक्सेनोल कहां पे है? सेकंड कार्बन पे है, सेकंड कार्बन के ऊपर है, तो इसको मैं लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा? हेक्सेन 2-ओल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हेक्सेन 2-ओल। अब आप बोलोगे ये कहां चले गए? ये भी आएंगे, शांति रखो, छोटा लिखना। अब इनमें ये मिथाइल है, ये ब्रोमो है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आता है? तो ब्रोमो, तो ब्रोमो कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, 1 2 3। 3 नंबर पे ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। फिर क्या आएगा? कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5, 5 मिथाइल, 3 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेन 2-ओल। चलो देखते हैं क्या नाम है इसका। कहाँ गया यार ये? अच्छा, इन भाई साहब का नाम ही नहीं लिखा है इसने, कोई बात नहीं, हमने तो सीखा ना, हमने तो सीख लिया कि नहीं, बोलो। और हाँ, अभी एक चीज बताओ, आप में से कितने लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर वाई वी हैव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम हियर? आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं भाई? आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो सुन लो ध्यान से। फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये इसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मिथाइल उसी का पार्ट है। तो फंक्शनल ग्रुप ये है, ये प्रोमिनेंट है, इस फंक्शनल ग्रुप के को ही पेरेंट माना जाएगा। तो पेरेंट जहां से, जिस तरफ से कम नंबर वाला शुरू होगा, वहीं से शुरुआत करेंगे आप, 1 2। ये पेरेंट है ओल या अल्कोहल, अल्कोहल पेरेंट है, तो इसकी नंबरिंग यहां से शुरू होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन पेरेंट है कौन नहीं? ये भी आएगा, शांति रखो, ऑर्डर में आएगा ये भी। अब इसके बाद आता है आयोपेक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, ओनली एल्केन की बात करता है। मेरे ख्याल से इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मीथेन, इथेन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल 10th क्लास में ऐसे ही पढ़े हो, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, आइसोसेन, आइसोसेन 20 को, ट्राया कोटेन, ये सब आपको कोई नहीं पूछने वाला, ये सब कोई नहीं पूछता, घबराओ मत। लेकिन अगर पता है तो क्या बुराई है, ये तो पढ़े हो ना आप 10th में। अब इसके बाद आता है ब्रांच्ड, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन की ही चेन है तो क्या होगा? अब इंपॉर्टेंट आ गया, यहां से आपको समझना शुरू करना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अभी सभी लोग ध्यान से सुनेंगे भाई, प्लीज पे अटेंशन। देखो कितने, एक नंबर लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिखाई दिया? 6 नंबर पे ये दिखाई दे रहा है मुझे इथाइल, 8 नंबर पे मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल। एक मिनट यार, एक क्या अलग अलग है? ऐसा है क्या? एक मिनट, यहाँ तो फॉर एग्जाम्पल लिखा है, ओहो हो, हाँ बीच में डैश नहीं है। चलो छोड़ो, अगर ये ऐसा होता तो चलो छोड़ो, अगर ये ऐसा होता, मानो है ये, अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाऊंगा इसको। अब तो मैंने डैश लगा दिया ना बीच में। अब बताओ, मिथाइल यहाँ अटैच है, इथाइल यहाँ अटैच है, मिथाइल यहाँ अटैच है, क्या मेरी नंबरिंग सही है? श्रेया, श्रेया, कहाँ चली गई है श्रेया? बोलती क्यों नहीं है, क्या तकलीफ है? क्या ये सही है? हैं? थोड़ा जोर से बोलो भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
हाँ चलो ठीक है, सुनते हैं भाई ध्यान से। अभी ये क्या बोल रही है, शॉर्टेज यहाँ पे 2 नंबर पे, यहाँ पे भी है 2 नंबर पे, यहाँ पे भी है, लेकिन हमें पता है क्या देखना है, सबसे कम नंबर किधर से बनता है। तो आप बोलोगे मिथाइल यहाँ 2 नंबर पे है, यहाँ पे भी तो 2 ही नंबर पे है भाई। अब इसकी बारी आ जाएगी 6 नंबर पे है, इधर से 6 नंबर पे, इधर से गिनो 1 2 3 4 नंबर पे है, तो शॉर्ट इधर से पड़ रहा है। लेकिन हमारे गुरुजी वगैरह कैसे पढ़ाते थे, बोलते थे यार सबके नंबर ले लो, ये 2, ये 6, ये 2, कितना हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया ना। चलो इधर से गिनो 1 2 3, एक मिनट क्या हो गया, 2 नंबर पे ये है, 6 नंबर पे ये है, 8 नंबर, हाँ ये 8 नंबर है, सॉरी ये कैसे मैंने कर दिया, 8 2 10 और 16, ठीक है, तो ये 16 आ रहा है। चलो इधर से गिनते हैं, 4 5 6 7 8 9। अब बताओ मुझे क्या, ये 2 नंबर, ये 4 नंबर और ये 8 नंबर। इतना सब चिल्ला रहे हैं, सुनिए ना, वो 7:30 हो गए हैं। हाँ ठीक है, अब बताओ कौन सा नंबर कम है, ये, अरे बोलो यार। तो हम लोग ये वाला तरीका अपनाएंगे। भाई यार मैं निकलूंगा, अब मेरा टाइम हो गया, बल्कि ज़्यादा टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो बाकी शाम को पढ़ रहे हो कि नहीं?